Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the legal and constitution history of India, that is the Adalat system created by the Warren Hastings under the plan of 1774. तो आज हम अदालत सिस्टम को यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि वारन हेस्टिंग ने बनाया था। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म जो है इंडियन सिस्टम में करने की कोशिश की गई। देखिए जैसे जैसे जो है टेरिटरी एक्विजिशन जो है गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे होता गया, उनकी नीड्स, उनके लॉ भी यहाँ पे बनते गए, उसमें रिफॉर्म्स भी काफ़ी होते गए क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है इंडियन पीपल्स का यहाँ पे होने लगा, इंडियन नेटिव्स का यहाँ पे होने लगा। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे लॉ में भी रिफॉर्म्स जो है होते गए। इससे पहले आपने देखा कासीजुरा और राजा नंद कुमार का केस देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। वहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो है वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गए सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम गवर्नमेंट के बीच में, और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडियंस को भी हुआ, नेटिव्स को हुआ, कंपनी को भी हुआ। और इसी सीरीज़ में अब धीरे धीरे जो है जो लॉ थे उनमें सुधार करने के लिए नए नए प्लान जो है यहाँ पे आते रहे। तो एक प्लान जो है वारन हेस्टिंग के टाइम पे भी आया था, जिसको वारन हेस्टिंग प्लान भी बोला जाता है। साथ में इसको अदालत सिस्टम भी इंडिया में जैसे इंक्लूड जो किया गया था वो भी यहाँ पे था। और वारन हेस्टिंग का जो प्लान था 1772 का, इसमें भी बड़े सारे डिफेक्ट थे, तो इसमें भी 1774 में इसमें फिर से अमेंडमेंट वहाँ पे की गई। तो वारन हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान 1772 का हम यहाँ पे देखेंगे। अदालत सिस्टम को इंडिया में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद वारन हेस्टिंग का जो 1772 का प्लान था उसमें क्या क्या कमियाँ रहेगी, क्या क्या उसमें चेंजेस जो की गई वो 1774 में हम वो भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए इंडिया में आपने देखा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कंपनी यहाँ पे आई थी, पहले पहले तो उनका जो है काम सिर्फ ट्रेड करना था। पहले थोड़ा टाइम तो उन्होंने ट्रेड यहाँ पे किया, फिर उनकी प्रेसिडेंसीज बनी, आपने पहले भी पढ़ा वहाँ पे उनका काम काज जो प्रेसिडेंसीज के हिसाब से ही चलता था। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने धीरे धीरे जो है अदर एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी को भी उन्होंने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ के नेटिव्स के लिए उन्होंने भी थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम वहाँ पे बनाया। और प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा जो उन्होंने जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे बनाया, उसी को हम जो है अदालत सिस्टम जो इंडिया में बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड विद द एयर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, बट विद द पास ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू स्टेप अहेड अ पॉलिटिकल एंड जुडिशियल मैटर। तो ये तो आपको पता है कि इंडिया में कंपनी जो थे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो आया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे उनका पॉलिटिकल और जुडिशियल मैटर में भी जो है पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगी। Initially, for the 150 years, activities were confined to presidency's town। तो पहले 150 साल की बात हम करें तो यहाँ पे जो है उनका जो काम था, एक्टिविटीज़ थी, वो उनके प्रेसिडेंसी टाउन्स तक थी, जो आपके पास पता है आपको, मद्रास प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, उन्होंने ज़्यादा जो एरिया जो है इंडिया में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। दीज न्यू रीजन्स वर कॉल्ड द मुफसिल एरियाज। और जो उन्होंने नए एरियाज कैप्चर किए उनको उन्होंने मुफसिल एरिया बोलना स्टार्ट कर दिया। हेयर अ न्यू काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस विच वाज लेटर एंड कॉल्ड द अदालत सिस्टम। और इन्हीं एरियाज़ में, प्रेसिडेंसीज एरिया के अलावा जो उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया इन एरियाज़ में, उसको जो है अदालत सिस्टम जो बोला जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंसीज टाउन जो थे उसके अलावा जो उन्होंने और एरियाज़ कैप्चर किए उनको उन्होंने मुफसल एरिया बोलना स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो उन्होंने जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया उसको अदालत सिस्टम का इसका नाम दिया उन्होंने। तो तो इसकी सबसे पहले पहल जो है वारन हेस्टिंग ने की थी। वारन हेस्टिंग का प्लान था 1772 का, उसके अंडर जब वो बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे, द अदालत सिस्टम वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया अंडर द सिस्टम मुफसिल दीवानी अदालत। इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो है बड़ी सारी कोर्ट जो है बनाएगी। पहले तो आपने देखा कि चौराटी कोर्ट होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती थी, वहाँ पे मेयर कोर्ट्स वहाँ पे होती थी, गवर्नर काउंसिल, ये अलग, ये सारी सभी प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए थी। और जो उसके सब्जेक्ट मैटर में आ जाता था वहाँ पे जो है इन कोर्ट्स की जो है जुरिसडिक्शन आ जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने बाद प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर भी जो है एरिया कैप्चर किया, तो उन्होंने उसके बाद वहाँ पे भी अदालतें बनाई, जिसमें से
जो बेसिक्स जो वहाँ पे जो उन्होंने अदालत बनाई उनको बोला जाता है मुफस्सल दीवानी अदालत, मुफस्सल निजामत अदालत, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत। ये सारी जो है अदालत वहाँ पे थी। इनको ही हम यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के प्लान के अंडर जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान 1772। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एट द टाइम वारेन हेस्टिंग टुक ओवर एज गवर्नर ऑफ बंगाल वाज एन बैड शेप। तो जब वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर थे बंगाल के, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है बहुत बैड शेप में था, बहुत बेकार था। हेस्टिंग मेड स्टिल इन इस एफर्ट टू इरेडिकेट द इवल्स इन एग्जिस्टिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू कलेक्शन। तो हेस्टिंग ने यहाँ पे जो है इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्होंने, और रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। जितने भी कंपनीज़ के जो मेन ऑफिसर्स होते थे या अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश होते थे, उनका एक ही काम होता था रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाना, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ से यही चाहते थे। फॉर दिस पर्पज़ ही अपॉइंटेड द कमेटी ऑफ सर्किट। उन्होंने एक कमेटी ऑफ सर्किट जो है बनाई, उसके हेड भी वो खुद ही थे, और एक प्लान रेडी किया जिसको जो है हेस्टिंग प्लान 1772 बोला जाता है, और इसको जो है उन्होंने अप्रूव ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1772 में। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ सर्किट। कमेटी ऑफ सर्किट ने जो है जो इन्वेस्टिगेशन की कि क्या क्या प्लान होना चाहिए, इसको हेस्टिंग प्लान भी बोला जाता है। और इस हेस्टिंग्स प्लान को जो है अप्रूवल मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट का 21 अगस्त 1772 को, और उसको इंडिया में जो है एप्लीकेबल कर दिया गया। इसके अंदर कौन कौन सी अदालत बनाएगी, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिविल अदालत भी बनाएगी और क्रिमिनल अदालत भी बनाएगी। वही जो है यहाँ पे अदालत है। सबसे पहले है मुफस्सल दीवानी अदालत। तो मुफस्सल दीवानी अदालत आपने याद रखना, जब दीवानी आ गए यहाँ पे तो ये सिविल कोड थी उस टाइम की, जो कि बहुत छोटे लेवल पे थी। अंडर दिस प्लान 2 अदालत नेमली मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड मुफस्सिल निजामत अदालत वर इस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट एट द लोअर लेवल ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे 2 तरीके की अदालत बनाएगी, सिविल मैटर के लिए भी और क्रिमिनल मैटर के लिए भी। सिविल मैटर के लिए जो उन्होंने अदालत बनाई उसको बोला जाता है मुफस्सिल दीवानी अदालत, जो यहाँ पे लिख रखा है। और उसी लेवल पे इन्होंने एक जो है क्रिमिनल अदालत कोर्ट भी बनाई जिसको बोला जाता है मुफ्त निजामत अदालत। इसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मुफस्सिल दीवानी अदालत। तो उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोअर लेवल के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुफस्सिल दीवानी अदालत यहाँ पे बनाई। द मुफस्सिल दीवानी अदालत वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका हेड कौन होता था, इस कोर्ट का जो मेन जज होता था, या जिसको आप हेड बोल सकते हैं, वो कौन होता था, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता था, जिसको कि इंग्लिश मैन भी बोला जाता था, जो कि एक इंग्लिश मैन होता था, सॉरी। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो था इस मुफस्सिल दीवानी अदालत का हेड था। और ये कौन कौन से काम करते थे, सिविल मैटर ये सारे देखते थे। कौन कौन से केसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी वेदर एक्चुअल पर्सनल। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सारे केसेस देखते थे, ताकि वो एक्चुअल हो चाहे वो पर्सनल हो। दो बीचों के पर्सन के बीच में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो जाता है तो उसको हम पर्सनल बोलते हैं, और पब्लिक लेवल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है तो उसको हम एक्चुअल बोल सकते हैं। द फैमिली मैटर्स लाइक मैरिज सक्सेशन, फैमिली मैटर जितने भी थे, चाहे मैरिज के मैटर हो, सक्सेशन के मैटर हो, कास्ट के मैटर हो, इसके अलावा केसेस रिलेटेड टू डेप्ट, कर्जे से रिलेटेड केसेस, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केसेस, अकाउंट से रिलेटेड, ये सारे जो है जितने भी दीवानी मुकदमे हैं, सिविल केसेस हैं, ये सारे देखे जाते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत के थ्रू। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती थी। इसका हेड कलेक्टर होता था जो कि इंग्लिश मैन होता था, और ये मैरिज से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डेप्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सिविल मैटर होते थे इनको देखते थे। अब देखते हैं इसी लेवल पे उन्होंने एक क्रिमिनल कोर्ट भी बनाई जिसको बुलाया जाता है मुफस्सिल निजामत अदालत। तो अगर सिविल कोर्ट की बात करें तो दीवानी अदालत, यहाँ पे क्रिमिनल मैटर की बात करें तो निजामत अदालत। तो मुफस्सिल निजामत अदालत वर कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल जुडिकेचर। तो ये क्रिमिनल मैटर सारे देखते थे। दीज अदालत कैन ट्राइड एंड डिसाइड ऑल काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस, हर तरह के क्रिमिनल केसेस ये डिसाइड करते थे। दीज कोर्ट्स वर नॉट एम्पावर्ड टू अवॉर्ड द डेथ सेंटेंस, लेकिन ये जो कोर्ट थी डेथ पेनल्टी नहीं दे सकती थी, बट दे वर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द एविडेंस इन कैपिटल केसेस विद देयर ओपिनियन ऑफ द सदर निजामत अदालत फॉर द फाइनल डिसीजन। लेकिन अगर किसी मैटर में उनको फांसी देनी है तो उस केस को रेफर करते थे किसको, जो उससे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट थी जिसको बोला जाता है सदर निजामत अदालत।
तो ये मुफस्सिल निजामत अदालत से बड़ी कोर्ट होती थी जहाँ पे अपीलें भी जाती थी और डेथ पेनल्टी के लिए यहाँ पे केस को वो रेफ़र भी करते थे। इसको आगे आप पढ़ेंगे। तो दीवानी अदालत की यहाँ पे एक आप सदर दीवानी अदालत देखेंगे और मुफस्सिल निजामत अदालत की बड़ी कोर्ट यहाँ पे हम सदर निजामत अदालत जो है यहाँ पे देखेंगे। इनको हम लेटर में पढ़ेंगे। ये इनकी जो है अपीलेट कोर्ट्स भी होंगी और यहाँ पे जो है इनके पास ज़्यादा पावर्स जो है होंगी। तो मुफस्सिल लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने जो है मुफस्सिल निजामत अदालत बनाई, मुफस्सिल दीवानी अदालत बनाई और निजामत अदालत यहाँ पे उन्होंने बनाई। अच्छा, तो मुफस्सिल निजामत अदालत यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। इसमें आपने देखा कि क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड सारी पावर्स इनके पास थी। ये डेथ पेनल्टी जो है नहीं दे सकते थे। अगर इनको डेथ पेनल्टी देनी भी है तो इस केस को वो रेफ़र करते थे विद एविडेंस टू द सदर निजामत अदालत, जो कि आगे आप पढ़ेंगे इनके हाईएस्ट कोर्ट क्रिमिनल केसेस में। दीज कोर्ट्स वर असिस्टेड बाय द, इस कोर्ट में हेल्प करने के लिए इनके पास काजी, मुफ्ती और 2 मौलवीज जो हुआ करते थे। मुफस्सिल निजामत अदालत वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये अदालत भी जो थी वो किसके कंट्रोल में होती थी? ये भी कलेक्टर के कंट्रोल में होती थी। द कलेक्टर वॉज enjoined टू सी दैट ऑल द नेसेसरी विटनेस was summoned and examined and the decision was fair and impartial। कलेक्टर का काम यहाँ पे, ये जो कलेक्टर है इसका काम क्या होता था कि वो देखता था कि क्या क्रिमिनल केसेस को अच्छे से किया जा रहा है, वहाँ पे उसका प्रोसीजर अच्छे से हो रहा है, विटनेस क्या वहाँ पे पूरे हुए हैं, समन उनको प्रॉपरली किया गया है, उनको तो अच्छे से एग्ज़ामिन किया गया है और फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन हुआ है। तो ये जो है किसका काम था? कलेक्टर का देखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाहे वो दीवानी मैटर हो चाहे वो निजामत मैटर हो, मतलब क्रिमिनल मैटर हो, दोनों केसेस में जो कलेक्टर है उसको ज़्यादा पावर दी। कलेक्टर वो सिविल मैटर सारे देखता है और क्रिमिनल मैटर में वो वॉच ओवर भी जो है करता है। तो ये थी मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत। सिंपल में भी बोले तो सिविल मैटर में अदालत और क्रिमिनल मैटर में अदालत। अब इनसे ऊपर भी उन्होंने कोर्ट्स बनाई। तो मुफस्सिल दीवानी अदालत के ऊपर उन्होंने कोर्ट रखी सदर दीवानी अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत के ऊपर उन्होंने कोर्ट रखी सदर दीवानी अदालत। ये तो हमने क्रिमिनल मैटर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिविल मैटर में जो उन्होंने हाईएस्ट कोर्ट वहाँ पे बनाई वो थी सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत वाज इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता विच वाज फंक्शनिंग एज एन अपीलेट कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपने देखा कि जो आपके पास मुफस्सिल दीवानी अदालत थी ऊपर, ये उसके लिए इन्होंने क्या बनाई? ये अपीलेट कोर्ट बनाई, मतलब उसके डिसीजन की अपील जो है यहाँ पे की जा सकती है। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की? इन्होंने कलकत्ता में की है इस्टेब्लिश्ड। और ये मुफस्सिल दीवानी अदालत के सभी केसेस के अगेंस्ट जो है अपील को यहाँ पे सुनती थी। द जजेस इन दिस अदालत वर गवर्नर एंड मेंबर इन द काउंसिल। इस कोर्ट के जो जज होते थे वो गवर्नर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल्स जो है होते थे। नेटिव लॉ ऑफिसर्स व असिस्टेड द जजेस। और यहाँ पे नेटिव लॉ ऑफिसर जो यहाँ जैसे मौलवी मुफ्ती जो आप ऊपर अभी पढ़ रहे हैं, ये कौन है? नेटिव लॉ ऑफिसर्स हैं। ये असिस्ट करते थे जजेस को। जज तो आपको पता है इंग्लिश में नहीं होते थे, उनको क्या पता कि इंडिया का कानून क्या है या इंडियन के लोकल लॉ क्या है। तो उनकी हेल्प के लिए जो है काजी मुफ्ती जो है यहाँ पे डिसाइड किए होते थे। इट एक्सरसाइज अपीलेट जुरिसडिक्शन ओवर द मुफस्सिल दीवानी अदालत। ये आपने पढ़ा कि ये मुफस्सिल दीवानी अदालत जो ऊपर आपने पढ़ी, इसके लिए ये अपीलेट जुरिसडिक्शन का काम भी करते थे। और कहाँ पे ये अपील लेते थे? जहाँ पे कोई भी सिविल मैटर जिसका सूट की वैल्यू 500 रुपये से ऊपर होती थी। तो ये हर एक मैटर की अपील नहीं लेते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत की, ये सिर्फ उसी मैटर में जो है अपील लेते थे जहाँ पे मैटर जो है 500 रुपये से ऊपर का हो। ठीक है जी। तो ये एक अपीलेट कोर्ट भी जो है मुफस्सिल दीवानी अदालत की यहाँ पे बन जाती थी। इसके अलावा अब आपके पास है सेकंड सदर निजामत अदालत। तो मुफस्सिल निजामत अदालत के ऊपर जो उन्होंने अपीलेट कोर्ट बनाई उसको बोला जाता है सदर निजामत अदालत। ये क्रिमिनल मैटर को देखती थी, ये आपको पता ही है। और द सदर निजामत अदालत वाज इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। तो इसका भी हेडक्वार्टर उन्होंने कलकत्ता में बनाया। विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मुफस्सिल निजामत अदालत। जो आपने ऊपर मुफस्सिल निजामत अदालत पढ़ी उसके ऊपर ये कंट्रोल भी करती थी। इट वाज प्रिसाइडेड बाय एन इंडियन जज। यहाँ पे जो जज होता था वो इंडियन होता था जिसको दारोगा ए अदालत बोला जाता था। ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय द चीफ काजी। और यहाँ पे उसकी सहायता के लिए चीफ काजी, चीफ मुफ्ती एंड 3 मौलवीज वहाँ पे होते थे। सदर निजामत अदालत पर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड इस काउंसिल। और ये जो कोर्ट थी ये किसके कंट्रोल में थी? गवर्नर इन काउंसिल के कंट्रोल में थी। तो जहाँ पे गवर्नर इन काउंसिल के पास
सदर दीवानी अदालत का भी पूरा कंट्रोल था, उसकी वो अपील भी सुनते थे। और सदर निजामत अदालत के ऊपर भी कंट्रोल किसका था? गवर्नर इन काउंसिल का था। ये आप दोनों में इसमें देख सकते थे। सदर दीवानी अदालत मुफसिल दीवानी अदालत की एक अपीलेट बॉडी थी, सभी सिविल मैटर्स देखती थी। 500 रुपये के ऊपर अगर कोई मामला चला जाता तो वहाँ पे अपील भी सुनती थी। सदर निजामत अदालत का जो ऊपर गवर्नेंस थी वो भी गवर्नर इन काउंसिल की थी। और यहाँ पे जो जज होता था वो दारोगा ए अदालत होता था। ये आपने यहाँ पे पढ़ा। तो सदर निजामत अदालत जो है कैसे फंक्शन करती थी ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। टू रेक्टिफाई द डिसीजन ऑफ मुफसिल निजामत अदालत, मुफसिल निजामत अदालत ने कोई भी डिसीजन अगर किया होगा, जो छोटी आपने ऊपर क्रिमिनल कोड पढ़ी, कोई भी डिसीजन किया है तो उसके डिसीजन को वो रेक्टिफाई कर सकते थे, उसकी पुष्टि कर सकते थे। वेयर अ फाइन ओवर 100, अगर एक 100 रुपये से ऊपर का फाइन अगर किया गया है तो उसके डिसीजन को रेक्टिफाई जो है कर सकते थे। दूसरा, टू फाइनलाइज द रिकमेंडेशन ऑफ मुफसिल निजामत अदालत फॉर द डेथ सेंटेंस, अगर किसी मैटर में मुफसिल निजामत अदालत ने डेथ सेंटेंस दी है तो उसको फाइनलाइज कर सकते थे, उसकी रिकमेंडेशन। क्योंकि अगर मुफसिल निजामत अदालत ने कोई फांसी की सज़ा देनी हो तो उसको रिकमेंड करते थे, किसको? सदर निजामत अदालत को। तो उसको वो फाइनलाइज करते थे, उसकी रिकमेंडेशन देते थे। टू रिवाइज ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ मुफसिल निजामत अदालत, और मुफसिल निजामत अदालत के जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको भी रिवाइज ये कर सकते थे। तो इन होल ये जो सदर निजामत अदालत थी ये पूरा कंट्रोल रखती थी किस पे? मुफसिल निजामत अदालत पे, जो कि मुफसिल लेवल पे बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपने देखा एक छोटी सिविल कोर्ट बनाई गई है, उसके ऊपर एक बड़ी कोर्ट जो है बनाई गई है जिसको सदर दीवानी अदालत बोला जाता है। क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा किया उन्होंने, एक छोटी कोर्ट बनाई जिसको मुफसिल निजामत अदालत बोलते थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक कोर्ट बनाई जो उससे रिलेटेड सभी काम जो है करती थी, अपील भी लेती थी, जिसको सदर निजामत अदालत वहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे आपके पास है मेरिट। तो इस केसेस के क्या क्या जो है मेरिट थे, क्या क्या इसके अच्छे गुण थे 1772 के प्लान के। द प्लान ऑफ सेफ गार्ड द पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम रिसाइडिंग द मुफसिल अदालत, मुफसिल रीजन में, जो मुफसिल रीजन जो आपने ये सारा पढ़ा, जो कि प्रेसिडेंसीज टाउन के बाहर का जो एरिया था जिसको मुफसिल रीजन जो बोलते थे, वहाँ पे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके पर्सनल लॉ को सेव किया। ठीक है जी। और आपने देखा वहाँ पे कि उन्होंने जो भी अदालतें बनाई क्रिमिनल मैटर में या कुछ भी थे, वहाँ पे उन्होंने मौलवी भी रखे, काजी भी रखे, जिससे जो है उनके पर्सनल लॉ को उन्होंने सेव किया। बाय मेकिंग डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द रेवेन्यू कलेक्शन एंड द नेटिव वर रिलैक्स फ्रॉम द कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसकी वजह से लोगों को जो है जस्टिस लेने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता था। उनके लिए लोकल कोर्ट्स यहाँ पे मुफसिल रीजन में जो उनकी लोकल कोर्ट, जैसे अपने ऊपर ने मुफसिल दीवानी अदालत, मुफसिल निजामत अदालत, ये सारी पड़ी, जिससे उनका जो जस्टिस जो है वो लेना जो है और आसान हो गया, उनके लोकल एरिया में ही हो गया। अब उनको कलकत्ता नहीं भागना पड़ता था। देयर वाज नो कन्फ्यूजन बिटवीन द दीवानी एंड फौजदारी, और उन्होंने यहाँ पे दीवानी और फौजदार के सभी कामों को डिफाइन किया अच्छे से कि दीवानी अदालतें कौन सा काम करेंगी और फौजदारी कौन से करेंगे। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। द पार्टिसिपेशन ऑन नेटिव लॉ ऑफिसर्स गिव ट्रस्ट टू द नेटिव इनहेबिटेंट, और यहाँ पे जो लोकल नेटिव लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से जो है लोकल्स का विश्वास, जहाँ पे लोकल इनहेबिटेंट्स जो थे, लोकल लोग जो यहाँ पे थे, उनका विश्वास जहाँ पे कोर्ट के सिस्टम का से बढ़ा। तो कोर्ट फीस वॉज डिपॉजिट टू द, और जो कोर्ट फीस होती थी, कोर्ट फीस जो है सरकार लेती है, अभी भी लेती है, वो सीधे जो है गवर्नमेंट के खजाने में चली जाती थी। अब डीमेरिट क्या थे इसके, तो डीमेरिट देख लेते हैं। देयर वाज ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल, एक चीज़ आप ध्यान करिए कि कलेक्टर को सारी पावर्स दे दी गई हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी हैं। वो रेवेन्यू कलेक्टर का काम भी करता है, सिविल जज का काम भी करता है, एक मैजिस्ट्रेट का काम भी करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि आपने देखा कि उसका जो है कंप्लीट कंट्रोल है। इवन जो निजामत अदालत है वहाँ पे उसका जो है कंप्लीट कंट्रोल है। देर वर अदर कम्युनिटीज़ एंड द रिसेस फॉर विच देर वॉज नो, इसके अलावा इंडिया में और भी कम्युनिटीज़ थी, जैसे वहाँ पे सिख थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, उनके लिए कोई खास प्रोविज़न वहाँ पे नहीं किए गए। इन द absence ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सदर अदालत, द कलेक्टर इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेडिंग एंड मिस यूज देयर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर जो था वो इनफ पावरफुल था, तो वो जो है प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया, पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट हो गया। द जज बीइंग इंग्लिश मैन, क्योंकि जज जो थे वो हमेशा इंग्लिश मैन ही होते थे, उनको पर्सनल लॉ का नॉलेज नहीं होता था इंडिया में, जिसकी वजह से जो है जो नेटिव लॉ ऑफिसर्स थे, जो इंडिया में मौलवी मुफ्ती थे, वो जो है उनको मिसगाइड कर देते थे, कई बार डिसीजन जो है गलत हो जाते थे। देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन द
रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। उन्होंने सिविल मैटर को, क्रिमिनल मैटर को तो अलग किया, लेकिन रेवेन्यू मैटर को सिविल मैटर से अलग जो है ना उन्होंने किया। अगर आप इंडिया में देखें तो आज हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट्स अलग होती हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होती हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होती हैं। उस टाइम पे उन्होंने रेवेन्यू और सिविल कोर्ट्स में कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं रखा। तो ये है आपके पास 70-72 का प्लान। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अगले लेक्चर में हम जो 70-74 के प्लान में जो रिफॉर्म की गई उनको भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।